मिले हुए इज्जत घर के बारे में, या फिर सौभाग्य योजना में विद्युत कनेक्शन है, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, आयुष्मान भारत है, और भी तमाम योजनाएं जो लाभार्थी परक योजनाएं थी, उनके साथ प्रधानमंत्री जी ने संवाद भी बनाया। और माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि समाजवाद है। अच्छा है कि कम से कम समाजवाद के बहाने ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीब कल्याणकारी योजनाओं को स्वीकार किया है, उनको एप्रिशिएट किया है। लेकिन ये जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की भावना से प्रेरित है, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि आर्थिक योजनाओं द्वारा आर्थिक प्रगति का माप समाज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति नहीं, बल्कि सबसे नीचे के पायदान पर विद्यमान व्यक्ति से होगा, और उस व्यक्ति के जीवन स्तर पर सुधार करने की दिशा में ही स्वावलंबन की प्रक्रिया, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की इस प्रक्रिया का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हर व्यक्ति को सशक्त बनाने की, गरीबों को सशक्त बनाने की, उनके उन्नयन की दिशा में एक कार्यक्रम उसी प्रयास का हिस्सा है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की भावना से प्रेरित ये योजना है, और इस देश से मुझे लगता है कि इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की केंद्र सरकार के 8 वर्ष के सफलतम कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस परिकल्पना को साकार करते हुए हम सब देख पा रहे हैं। महोदय, मैं देख रहा था कि अचानक अपने भाषण को आगे बढ़ाते बढ़ाते नेता प्रतिपक्ष उस दिन बाद में कुछ ऐसे मुद्दों पे आ गए जिनका बजट से संभवतः बहुत वास्ता रहा हो या न रहा हो। और कुछ ऐसी बातों को इस सदन में कहने लग गए थे जिसका खामियाजा प्रदेश अतीत में बहुत भोग चुका है, आज से उभर चुका है प्रदेश। उत्तर प्रदेश आज एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन उनके भाषण से मुझे दुष्यंत कुमार की पंक्तियां याद आ गई कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। भाषण बजट पर केंद्रित होते तो लोग मानते, जो भी रहा होगा, मैं खैर उस पर आऊंगा भी। लेकिन बजट पे भाषण केंद्रित होता क्योंकि प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा। और यद्यपि हमारी भारतीय संस्कृति तो इस बात को मानती है कि शब्द ब्रह्म है, हम जो बोलते हैं वो नष्ट नहीं होता है, और फिर यहां पर जो कुछ बोलते हैं वो विधानसभा की प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा, विधानसभा की प्रॉपर्टी का हिस्सा बनेगा। जब तक हमारा लोकतंत्र है तब तक यहां की दीवारों में, यहां की लाइब्रेरी का हिस्सा होगा, और आने वाली पीढ़ी को निरंतर उन सब बातों की तरफ सोचने के लिए मजबूत करेगा कि कैसे लोगों ने क्या बात कब कही थी। और इसलिए जब हम बोलते हैं तो बहुत सोच समझ करके हम लोगों को उन बातों को सदन में रखना चाहिए, जो वर्तमान के लिए भी, भावी पीढ़ी के लिए भी एक मार्गदर्शिका के रूप में काम आ सके। और इसी दृष्टि से मैं कह रहा था
जैसे नेता प्रतिपक्ष ने एक बात और कही कि उन्होंने अपने समय में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का दौरा किया और एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि मुझे पहचानते हो, तो उसने कहा कि हाँ, राहुल गांधी है। बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। जो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। फर्क केवल यह है कि राहुल गांधी जी देश के बाहर देश की बुराई करते हैं और आप उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश की बुराई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है, हमने कभी नहीं कहा कि हम ही ने किया, सबने किया। 4 बार समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, बहुजन समाजवादी पार्टी को भी हुआ, कांग्रेस ने लंबे समय तक प्रदेश में शासन किया, भारतीय जनता पार्टी को भी 4थी बार सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। हर एक ने अपने अपने समय में कुछ ना कुछ नया किया है, करने का प्रयास किया है। अलग विषय परिणाम क्या है, और परिणाम वही ला सकता है जो समस्या पर कम, समाधान पर ज्यादा जोर देगा। यही अंतर है। हम लोग समस्या पर बहुत ज्यादा समय खर्च नहीं करते कि समस्या के बारे में चिंता हो जाए। कोरोना महामारी आई, हम लोग तैयारी में जुटे। लोग कहते थे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी का कमजोर है, इतनी बड़ी आबादी, 25 करोड़ की आबादी कैसे बचेगी। लेकिन जब कोरोना के सामने मजबूती के साथ उस चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी हो गई, कोरोना को भी दुम दबा करके भागना पड़ा। ऐसा नहीं कि दुनिया के अंदर जो परिणाम आए, मैंने पिछले दिनों वे सभी बातें आपके सामने रखी थी, बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन सरकार की मंशा सही हो, और इसीलिए मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। एक मनीषी ने बहुत अच्छी बात कही, और मुझे लगता है कि हम परिणाम दे पा रहे हैं, उसके कारण क्या है। आप परिणाम नहीं दे पाए तो उसमें क्या है, उसका भी फर्क साफ है। फर्क साफ है, और वो फर्क साफ क्या है कि आप समस्या के बारे में सोचते हैं, हम समाधान के बारे में सोचते हैं। क्योंकि जब समस्या के बारे में कोई व्यक्ति सोचता है तो उसको बहाने 10 मिल जाते हैं। जब समाधान के बारे में सोचते हैं तो हम रास्ते मिल जाते हैं। हमें इस बात को याद रखना होगा कि उत्तम समय कभी नहीं आता है, समय को तो उत्तम बनाना पड़ता है, और हम लोगों ने उस समय को ही उत्तम बनाया है। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी समाधान निकाल करके लाती है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए क्या कुछ किया जाना है, उसका समाधान भी हमारे पास है। और उस प्रकार की योजनाएं बनती हैं। उन योजनाओं को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उन्हीं योजनाओं को फिर
ईमानदारी के साथ क्रियान्वयन कैसे होना है, उन्हीं को लेकर के जब सरकार आगे बढ़ती है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। महोदय, मैं यहां पे हमारी सरकार ने अपना 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया है इस माननीय सदन में 26 मई को, और ये सच है, बजट का दायरा अब तक के सभी बजट से सबसे बड़ा बजट है। मैं माननीय सदन के सामने एक चीज प्रस्तुत करूंगा जिसको देख करके आप लोग भी कुछ मुद्दों को लेकर के बहुत ताज्जुब करेंगे। क्या स्थितियां थी प्रदेश की। इस प्रदेश का जो पहला बजट आया था 1947 में, उस समय की स्थिति क्या थी प्रदेश में, मैं माननीय सदन के संज्ञान में आना चाहिए, क्योंकि ये चीजें हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं। और उस दृष्टि से अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा भी देख लें, जो पहला बजट आया था प्रदेश का वो था कुल 103 करोड़ रुपए का 1947 में, और उस समय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वह थी 267 रुपये, और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय थी 259 रुपया। 1947 में जो देश की जीडीपी थी वह 9,530 करोड़ रुपए थी, और उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी थी वह थी 1,628 करोड़। आज देख सकते हैं कि भारत ने इस दौरान एक लंबी यात्रा तय की, अनेक चुनौतियां आई हैं। इतनी बड़ी आबादी को नेतृत्व देते हुए भी इस देश ने एक लंबी यात्रा तय की, और लंबी यात्रा तय करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत अंतर नहीं है। जब 1947 में देश आजाद होता है तो पर कैपिटा इनकम जो देश की है नेशनल एवरेज के बराबर ही लगभग यूपी की थी, लेकिन इन 75 वर्षों में हम कहां खो गए। 70 वर्षों में हम यूपी को कहां लेके चले गए। 2015-16 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय नेशनल एवरेज का 1/3 रह गई थी। ये 1/3 रहना क्या साबित करता है? हम इसके लिए केवल आपको नहीं ब्लेम कर रहे हैं, आखिर कुछ तो कारण रहे होंगे कि जो एक 267 रुपये प्रति व्यक्ति आय देश की है और देश की उत्तर प्रदेश की 259 1947 में, क्या कारण है कि हम 16-17 में आते आते ये देश की प्रति व्यक्ति आय की 1/3 हमारी रह गई। कहां हम लेके जा रहे थे यूपी को? कोई बात तो होगी। देश विकास कर रहा है, देश के अंदर उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी क्या थी 1947 में और 2016-17 में और फिर आज 21-22-23 में? मुझे लगता है सभी माननीय सदस्यों को इसके बारे में इस चिंतन को आगे बढ़ाना होगा कि अगर 1947 और यूपी में पोटेंशियल है और विगत 5 वर्ष के अंदर जो कुछ किया गया है उसी 5 वर्ष के बजट के प्रतिनिधित्व को करने के लिए ही यह बजट प्रस्तुत किया गया है, जो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें हमने कोई ये नहीं लिखा कि भारतीय जनता पार्टी की स्कीम है। ये कोई स्कीम पार्टी के नाम पे नहीं होती है, कोई स्कीम व्यक्ति के नाम पे नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आने के बाद जो कुछ भी हुआ है उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को साक्षी मान करके उनके उत्थान के लिए हुआ है, उनके विकास के लिए हुआ है।
और उसी उत्थान और विकास की इस प्रक्रिया के साथ ये बजट जोड़ने के लिए आज आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ हम यहां पर आए हैं। महोदय, जब तक हमारे लक्ष्य ऊंचे नहीं होंगे तब तक हमारी उपलब्धियां भी बड़ी नहीं होंगी, और लक्ष्य को कम करके हम बड़ी उपलब्धियों को हासिल नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। बजट का दायरा बड़ा है। 2016-17 में जो बजट आया था प्रदेश का, वह लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का था। आज जब मेरे सहयोगी वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया इस माननीय सदन में, तो 6,15,000 करोड़ रुपए का है। दुगना से ज्यादा हम लोग इस बजट की राशि को बढ़ाने में सफल हुए। और ऐसा नहीं कि इस दौरान कार्य न हुए हों। महोदय, अगर मैं 2012 से 2017 के बीच देखें तो प्रदेश में जो पैसा खर्च हुआ वह 12,48,102 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए गए। और 2017 से 2022 के बीच, मार्च 2022 के बीच में जो पैसा खर्च हुआ है, यह पैसा खर्च हुआ है 19,10,459 करोड़ 97 लाख। यानी अगर मैं बताऊं तो 6,62,357 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उस 5 वर्ष की तुलना में इस 5 वर्ष में प्रदेश के अंदर विकास कार्यों के लिए, गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए, अन्य योजनाओं के लिए ज्यादा खर्च हुआ है। और इस दौरान प्रदेश में हमने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को भी झेला है। कोविड प्रबंधन का कार्य भी हुआ है। औद्योगिक विकास को एक नई गति दी है। और इन सभी कार्यक्रमों के साथ अगर आप विकास की दर की बात कर रहे थे, 2021-22 की पहली तिमाही में जो प्रदेश की जीएसडीपी थी, उसकी जो वृद्धि दर थी वह 19.6% थी। 19.6% के हिसाब से हम उत्तर प्रदेश के विकास की दर को आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। महोदय, इस दौरान बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। 2016-17 के बजट में जब हम वर्तमान बजट की तुलना करते हैं तो दो चीजें बहुत साफ होती हैं। एक, 16-17 के बजट में आमदनी में से राज्य का जो कर था वो मात्र 29% था। यानी हम अपनी इनकम को नहीं बढ़ा पा रहे थे। और इस दौरान 5 वर्ष में राज्य का जो कर यानी जो राजस्व जो बढ़ाया गया है वह हम लोगों ने 36.5% का बढ़ोतरी इसमें की। यानी इतना हमारा ये बढ़ा है, बजट दुगना हुआ है। वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से राजस्व चोरी को रोका गया है। और आज जो प्रदेश के बजट का एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकार अपने स्रोतों से वहन कर रही है, यह एक महत्वपूर्ण बात प्रदेश के अंदर इस बजट में, इस सरकार की विगत 5 वर्ष की कार्य पद्धति में हम देख सकते हैं। दूसरी तरफ महोदय, 16-17 में बजट का जो 15.88% हिस्सा था, जो वित्त पोषण होता था, वह ऋणों के माध्यम से होता था। बैंक और वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया जाता था। लेकिन 22-23 में जब बजट प्रस्तुत किया मेरे सहयोगी वित्त मंत्री ने, तो वह 15.88 यानी 16% की तुलना में मात्र 13% रह गया है। बैंक और वित्तीय संस्थानों पर हमारी निर्भरता मात्र 13% है।
शेष अपने स्रोत से या केंद्रीय कर जो हमें हमारा हिस्सेदारी है वहां से हमें प्राप्त हुआ है, और प्रदेश के बजट के आकार को भी बढ़ाने में हमें मदद मिली है। पहले बजट का एक बड़ा हिस्सा लगभग 8% जो धनराशि होती थी बजट की, वह हम लोग पुराने ऋणों के देय में खर्च करते थे। बजट का दायरा बढ़ा है तो वह अब घट करके 7.6% रह गया है, यानी हम उसको भी कम करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और यही नहीं, हमने इस दौरान उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश की जो कुल जीएसडीपी प्रदेश की 16-17 में 11.37% थी, आज वह लगभग 22-23 में 21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। यहां तक हम उसको पहुंचाने की स्थिति में है, यानी एक बढ़ोतरी जो हुई है, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी, उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को बढ़ोतरी करने में भी हमें इस दौरान सफलता प्राप्त हुई है। और महोदय, यही नहीं, जो प्रदेश का बैंकों का जो व्यवसाय था, जो उनका सीडी रेशियो जिसको आप कह सकते हैं, इसमें भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई। खासतौर पर अगर हम देखेंगे, बैंकों से जो हम एक कॉमन मैन लोन लेता है, जितना उसका व्यवसाय होता है, उस व्यवसाय में कॉमन मैन को मिलने वाली जो हिस्सेदारी है 46% से बढ़कर के आज 52% से अधिक हो चुकी है। इन्हीं दिखाता है कॉमन मैन अपने पैरों पर खड़े होकर के स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रहा है। यह कार्य प्रदेश के अंदर हुआ है। बैंकों का व्यवसाय भी बढ़ा है। प्रदेश में जो एक तो इसमें बढ़ोतरी हुई है, दूसरा प्रदेश में जो ऋण वितरित हुए हैं, खासतौर पर अगर 12 से 17 के बीच में हम देखेंगे, 5,20,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण हुआ, लाख करोड़ का ऋण वितरित हुआ था। और 17 से 22 के बीच में हम लोगों ने 9,9,52,000 लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया है बैंकों के माध्यम, यानी सीडी रेशियो में इतना परिवर्तन हुआ है। अगर महोदय हम प्रदेश के बजट प्रबंधन की बात करें, उत्तर प्रदेश का बजट प्रबंधन इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी पहले 3 वर्ष तक एफआरपीएम की जो सीमा थी, उसके अंदर हम लोगों ने बजट को रखा था। भारत सरकार ने और रिजर्व बैंक ने इस सीमा को जब 4.5% किया, तो तब भी हम लोगों का 3.96% तक एफआरपीएम की सीमा भी उत्तर प्रदेश की आज भी है। इतने बजट के दायरे को बढ़ाने और प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की इन बड़े कार्यों को